नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 9 का इम्पोर्टेंट प्रश्न, कहानी के शिल्प विधान को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उत्तर में लिखेंगे जो कहानी का शिल्प विधान है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहानी का शिल्प विधान कहानी के रचनात्मक ढांचे को संदर्भित करता है, उसे उसे जो उसे एक सुसंगठित और प्रभावी रूप प्रदान करता है। यह कहानी को उसके उद्देश्य और विषय के अनुरूप गढ़ने में मदद करता है। ठीक है, जो शिल्प होता है, जो तरीका होता है, जो नीति होती है, वो क्या करता है, हमारे कहानी को उसके विषय के अनुसार उसको गढ़ने में, मतलब उसको बनाने में, गढ़ना मतलब बनाने में मदद करती है। कहानी के शिल्प में कई तत्व शामिल होते हैं। जैसे कहानी का जो शिल्प होता है उसमें बहुत तत्व जो होते हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि कहानी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कथानक चाहिए। कथानक मतलब हमें एक कहानी चाहिए। कहानी में पात्र होना चाहिए। पात्र में अगर होंगे तो पात्रों में जो बातचीत होगी उसकी एक भाषा होगी। उसके बाद उन दोनों में अगर मान लीजिए 2-3 पात्र हैं तो उनमें संवाद भी होगा। उसके बाद उसमें एक शैली होगी कि किस तरह से उसमें बातचीत करने का तरीका होता है, और उसके वातावरण, कौन से वातावरण को लेकर कहानी लिखी जा रही है। तो इन तत्वों को संतुलित और सटीक रूप से प्रस्तुत करने से कहानी अधिक प्रभावशाली बनती दिखाई देती है। ठीक है, तो जो शिल्प विधान के जो प्रमुख घटक या फिर प्रमुख जो तत्व हैं, हम लोग इसे घटक बोल सकते हैं, वो है, पहला है हमारा कथानक। तो कथानक जो है वो है कि यह कहानी का आधारभूत ढांचा है। कथानक में घटनाओं का क्रम और उनका आपसी संबंध महत्वपूर्ण होता है। जो कथानक होते हैं उनमें जो घटना होती है उसको सीरियली कहानी में बताया जाता है, और जो आपसी उसका और एक उन घटनाओं का आपस में एक संबंध होता है उसको भी दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जो कि पूस की रात में हल्कू की गरीबी और उसकी ठंड से संघर्ष का कथानक बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा कथानक। पात्र हो गया, जैसे कि हम लोग कैरेक्टर की अगर बात करें तो पात्र कहानी में प्राण होते हैं। जो पात्र होते हैं उनके बिना कहानी अधूरी होती है। तो इनकी मनोवैज्ञानिक गहराई और क्रियाओं से कहानी का उद्देश्य प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो गोदान जो है उसमें होरी का चरित्र ग्रामीण भारतीय जीवन के सच्चाई को व्यक्त करता है। जो होरी है उसका जो चरित्र है वो ग्रामीण भारतीय जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो भाषा और शैली की दृष्टि से इसमें आता है कि भाषा कहानी को पाठकों के लिए सजीव और रोचक बनाती है। भाषा जो है वो हमें कहानी, जो भी कहानी हम लिखेंगे या फिर जो कहानी लिखी जाती है, पाठकों के लिए, जो पढ़ेंगे उनके लिए सजीव होता है। ऐसा लगता है कि वो जीवित है। कहानी तो आप बुक में पढ़ रहे हैं लेकिन सारी चीज़ें जीवित प्रतीत होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। शैली जो होती है लेखक की अपनी विशेषता होती है। शैली मतलब तरीका, कौन से तरीके से लिखी जाती है, वो लेखक में जो गुण होती है वो विद्यमान होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों में सरल ग्रामीण परिवेश की भाषा का उपयोग मिलता है, जो उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाता है। प्रेमचंद ने किसी भी कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जो भी उन्होंने यूज किया वो सारे के सारे हमारे सरल भाषा थे। संवाद की अगर बात करें तो जो बातचीत होती है उनमें, तो संवाद पात्रों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। प्रभावी संवाद कहानी को सजीव बनाते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें ईदगाह की तो ईदगाह में हामिद और अन्य बच्चों को संवाद कहानी की जीवंतता को बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि बताया गया है कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। जो भी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, जो भी भावनाएं होती है, उन दूसरे उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो भी जो संवाद के ही माध्यम से। अगर वातावरण की बात करें तो इसमें कहानी के घटनाक्रम के लिए स्थान और समय का सटीक निर्धारण जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें, मतलब एक समय होना चाहिए, सटीक समय होना चाहिए, और एक जगह होना चाहिए कहाँ पे कहानी लिखी जाएगी, किस चीज़ के ऊपर लिखी जाएगी। तो दो बैलों की जो कथा है उसमें गांव का एक परिवेश है, ये जगह हो गया, और विश्वसनीय और प्रभावशाली बना देता है कहानी को। संवेदना और भावनात्मक, दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों ने दो बैलों की कथा कहानी को नहीं सुना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नीचे प्लेलिस्ट होगा दो बैलों की कथा, या फिर कहानी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। संवेदना और भावनात्मक अपील,
जिसमें कहानी में भावनात्मक गहराई पाठक के साथ जुड़ाव को बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो नमक का दरोगा में ईमानदारी और नैतिकता की भावना पाठकों को गहराई तक प्रभावित करती है। समाप्ति की अगर कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें, कहानी में इस वीडियो की समाप्ति नहीं है, ये हमारे कंक्लूजन है कहानी की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि समाप्ति मतलब कहानी का एंडिंग भी देना होता है। तो कहानी का अंत उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी को किस जगह पे ख़त्म किया जाए, ये भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो पूस की रात जो है उसका अंत हल्कू के संघर्ष को दिखाते हुए पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। देखो, आप लोग कभी कहानी पढ़ोगे तो अगर आप लोगों को कोई ऐसी कहानी मिलती है जहाँ पे मान लीजिए पढ़ते पढ़ते अचानक कहानी खत्म हो जाती है, तो आप लोग उसका एंडिंग नहीं समझ में आएगा। तो एंडिंग नहीं होगा तो आप लास्ट में बोलोगे कि इतना इंटरेस्टिंग कहानी था, उसका एंडिंग तो है ही नहीं। तो कहानी क्या मज़ेदार हुई? खाक मज़ेदार हुई। लेकिन होता क्या है, अगर कहानी का एंडिंग बहुत इंटरेस्टेड होगा तो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटी। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कहानी का शिल्प विधान उसे एक निश्चित दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। एक सफल कहानी वो होती है जिसमें शिल्प को सभी घटक परिपक्वता और सामंजस्य के साथ उपस्थित हो। सफल कहानी तभी मानी जाएगी उसके जितने भी घटक हैं, जो जो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया, कथानक से लेकर समाप्ति तक, ये सभी के सभी परिपक्वता होना चाहिए, मतलब सभी के सभी परिपूर्ण होने चाहिए और उनमें सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर वो सारी की सारी चीज़ें या फिर जो कहानी बनेगी बहुत ही इंटरेस्टेड होगी। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।